अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब बेटा हमने पार्ट 2 करना है अपना फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का। इसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको हम एक दफ़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किस किस तरीके से आए हुए हैं। तो पहला आपके पास फाइलेटिक लीनिएज है। फाइलेटिक लीनिएज को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सेल थ्योरी को देखें। सेल थ्योरी क्या कहती थी? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, कि जो पुराने सेल्स हैं वो जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से मिलके आते हैं। फाइलेटिक लीनिएज भी ये कहती है कि जो स्पीशीज़ होती है ना वो अपने इंसेस्टर से डिसेंडेंट में आती हैं, बस फ़र्क ये आता है कि वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, इवॉल्व हो जाती हैं। परसेंटेज वाइज देखें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी कि इंसेक्ट्स 53% है, जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो 17.6% है, एनिमल्स 19.9% है, फंजाई 9.4% है, अलजाए, प्रोटोजोआ और दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो टोटल 9.4% में ही आते हैं। और अभी तक एक्सपेक्टेड जो डिस्कवरेबल हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो 2.5 मिलियन है। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें थी तो ये सारों का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? हमारे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म थे उनका कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। बायोलॉजिकल मेथड, अब डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक का मतलब है जो एक सिस्टम के थ्रू चलती है, ठीक है। और इसमें हम करते क्या हैं, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर आपके पास डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन है, डाटा एनालिसिस है, और एंड पर हमने क्या ड्रा करना होता है, कंक्लूजन ड्रा करना होता है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस वाले पोर्शन से बोर्ड में बारहा दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और आगे बच्चे बड़ी गलतियां कर देते हैं कि जो नेक्स्ट देखते हैं वो डिडक्टिव और जो इंडक्टिव है वो उसको डिडक्शन में ले जाते हैं। बेटा ये डिडक्शन नहीं है, ये रीजनिंग है जो हाइपोथेसिस में इस्तेमाल की जाती है। कुछ डिडक्टिव है और कुछ इंडक्टिव है। डिटेक्टिव रीजनिंग जिस तरह डिटेक्टिव होता है, ठीक है, जासूस एक आपके पास आया जो डिटेक्शन करेगा, वो पहले सब पे शक कर रहा होता है, फिर आहिस्ता 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 एक स्पेसिफिक बंदे तक पहुंच जाता है। तो डिटेक्टिव रीजनिंग भी ऐसे है, ये जर्नल से कहाँ की तरफ चलती है, स्पेसिफिक की तरफ चलती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले असम्पशंस की जाती हैं, उसके बाद फिर एक प्रिंसिपल ड्रा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तमाम बर्ड्स के अगर हैं, पहले हमने जर्नल ले लिया, उसके बाद स्पैरो भी एक बर्ड है, तो जारी बात है उसके भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। फिर इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग इसका उल्टा चलती है, ये स्पेसिफिक से चलती है जनरल के लिए, और हम दोनों ही चीज़ें यूज़ करते हैं। अक्सर का टीचर्स कह देते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है, इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है। इन दोनों का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना रोल मौजूद है। इंडक्टिव हम जब करते हैं जब हम चीज़ों को जनरलाइज की तरफ लेकर जाते हैं। अब जिस तरह हमें पता है स्पैरो के भी विंग्स होते हैं, और स्पैरो ईगल के भी हैं, हॉक के भी हैं, क्रोस के भी हैं, ठीक है। तो सबके विंग्स हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं सबके सबके विंग्स मौजूद होते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो देयर आर अदर मेथड ऑफ हाइपोथेसिस। हमारे पास इसके अलावा जो हाइपोथेसिस के मेथड है वो क्या है? इंस्टीट्यूशन है और इमेजिनेशन है, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस, मतलब कि जो आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। रिलीजियस जो आपका मजहबी है, फिलोसफिकल आइडिया, उससे भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे लोगों ने क्या किया है, या एक चीज़ डिस्कवर कर रहे हो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ डिस्कवर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास अदर मेथड्स हैं हाइपोथेसिस में। फिर थ्योरी और लॉ में फ़र्क। थ्योरी क्या होता है? एक ऐसा वेल सपोर्टेड आर्गूमेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, जो हाइपोथेसिस एक्चुअली होती है, जिसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो गलत साबित ना हो। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। लॉ क्या है बेटा? इट इज़ अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर और इररिफ्यूटेबल थ्योरी, जिस थ्योरी को हम गलत ना साबित कर सकें। और बेटा एक चीज़ याद रखें, जब एक चीज़ लॉ बन जाती है ना तो उसको हम बाद में चेंज नहीं करते, क्योंकि ये रूल है। लॉ को हम चेंज नहीं करते, हम उसके एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। मेंडल्स लॉ में कई गलतियां नहीं, लेकिन जब तक वो लॉ बन गया था उसके बाद फिर हमने उसकी एक्सटेंशंस निकाल दी। और बायो में लॉ इसलिए कम है क्योंकि जो बायो की जो लाइफ की नेचर है वो बड़ी एलूसिव है, बड़ी डाइवर्स है। फिर एक प्रोडक्टिव थ्योरी का आपके पास आता है, या प्रोडक्टिव खाली कहता है व्हाट इज प्रोडक्टिव। एक गुड थ्योरी वो होती है जो प्रिडिक्टिव होती है और
एक थेरी से कई थेरियां और भी निकल सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी थेरी जो एक तो वो खुद सारी बात है थेरी बनी है तो उसके ऊपर अच्छे खासे एक्सपेरिमेंटेशन हुए होंगे, और दूसरा बेटा ये कि इवन टू कि वो उसने एक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है, उससे दूसरे फिनोमिनास भी क्या हो रहे हैं, एक्सप्लेन हो रहे हैं। बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है थोड़ा आपके पास जो है बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। इसमें बेटा आप क्या देखते हो, सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करना जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह। जिस तरह एक अफाइड है, ये अटैक करता है अखरोट के दरख्तों को, तो फिर हम एक वेस्प ढूंढा है जो वेस्ट नेचुरली पैरासिटिक है अफाइड के लिए, तो फिर क्या किया जाता है, जो अखरोट के दरख्त हैं उनके ऊपर वो वेस्ट छोड़ दिए जाते हैं, वो फिर वेस्ट क्या करते हैं, जो अफाइड है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और वालनट ट्री क्या आ जाते हैं, बच जाते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट से क्या मुराद है, ये कि इमरजेंसी कंडीशन है कि एक इस तरह की बीमारी आई जो कंट्रोल होए नहीं हो रही, ठीक है, हो पाए नहीं हो रही, तो आपके पास उसको कंट्रोल उसको करने के लिए जो हो सकता है उसे करो। जैसे ना कोविड आया था, कोविड में ना सिर्फ डॉक्टर्स ने कहा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कहा था, आप जब कॉल करते थे तो आपको आता था भाई कोविड आ गया है, जगह जगह अखबारात में आ रहा था कि जो सा चीज़, और अक्सर का इसमें एमसी को आता है कि सोशल मीडिया का यूज़ कहाँ किया जाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, कि एक बीमारी से आपने लड़ना है तो वो जितनी भी चीज़ें उसमें आपके पास आ रही हैं आप उस समेत उससे लड़ते हो, तो वो आपके पास क्या होती है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है बेटा। बेटा अच्छा बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है अगेन एक्सटेंशन ही है बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है कि सबसे पहले हमने टेस्ट करना है कि एक प्लांट को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और कितना कितना चाहिए, ठीक है। जहाँ सोइल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पड़े होते हैं, प्लांट को जितना चाहिए होता है उतना वो ले लेता है। हम इसमें देखते हैं कि एक प्लांट को कस्टमाइज तौर पर कितने उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, हम इसको देखते हैं। अभी तक बेटा ये फिजिबल नहीं हुई, ये भी याद रखना, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अभी तक फिजिबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस अगर हमें पता लग जाए इस प्लांट को इस टाइम इतना चीज़ चाहिए, तो हमारे पास जो सॉइल है उसकी वक्त ख़त्म हो जाएगी। हम एक पानी के अंदर ही उतने न्यूट्रिएंट्स मिला के पानी उसमें डाल देंगे और वो उसी हिसाब से बेटा आपके पास प्लांट ग्रो कर देंगे। एस्ट्रोनॉट इसको यूज़ करेंगे फिर दूसरे प्लैनेट्स में जाकर वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। फिर पेस्चराइजेशन है। पेस्चराइजेशन बेटा इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन यही है, पेस्चराइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, फास्ट पेस्चराइजेशन होती है, फ्लैश पेस्चराइजेशन होती है, स्लो पेस्चराइजेशन होती है, ठीक है। अब पेस्चराइजेशन का मतलब क्या है, लुईस पास्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, सर लुईस पास्चर ने। इसमें बेटा आपने दूध को हीट करना है 72 सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 सेकंड के लिए, इससे आपके पास हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ अगर आप उसे लो टेम्परेचर पे करोगे 62 डिग्री पे करोगे तो फिर आपको चंद एक मिनट करना होता है। पेस्चराइजेशन नॉर्मल कहूँ जो दूध को उबाला देते हैं ना, हम 2 दिन उबाले देते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। इससे होता है क्या, जो साल्मोनेला है और जो ई कोलाई है वो आपके पास बचा रह जाता है, ठीक है, और दूध साल्मोनेला ई कोलाई मर जाता है, ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, और जबकि दूध की न्यूट्रिशियस वैल्यू और फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद बेटा अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है डिजीज़ कंट्रोल। आप किस तरह से डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, कौन कौन से मेथडोलॉजीज़ हैं आपके पास। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप डिजीज़ होने ना दो, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स करो। उसके बाद है कि अगर डिजीज़ हो रही है तो फिर उसके लिए पहले ही वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करो। एट द एंड अगर बीमारी हो ही गई है, ठीक है, तो फिर आपके पास उसकी ड्रग ट्रीटमेंट करो या जीन थेरेपी वगैरह आपके पास आता है कि फिर उसका इलाज करो। तो इस तरह से हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, पहले प्रिवेंशन है, फिर वैक्सीनेशन है, और लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, ड्रग ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अवॉइड बीइंग सिक, आप बीमार होने से बचो। ये इसमें एमसीक्यूज वगैरह आते होते हैं, ये पिछले मतलब कि 7 साल में इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया नहीं है, एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एड्स की इंफॉर्मेशन ही है टेक्निकली। एड्स एचआईवी से होता है, और एचआईवी किस तरह स्प्रेड करता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से। तो अगर डॉक्टर्स इस तरह से प्रिकॉशन मेजर कर लें कि इस तरह की चीज़ें कंट्रैक्ट ना करें तो एचआईवी नहीं फैलेगा। जो एच वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से फैलता है। तो अगर डॉक्टर इस तरह से करेंगे और कंटेमिनेटेड चीज़ें यूज़ ना करें, ना डॉक्टर करें, ना सिरिंजेस यूज़ करें, तो बेटा आपके पास ये भी नहीं फैलेगा।
वैक्सीनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है बेटा वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के हवाले से वैक्सीनेशन क्या होती है, वीक पैथोजन को बॉडी में डालना ताकि बॉडी उसको ट्रिगर करे इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होते हैं कि बॉडी को जब असल बैक्टीरिया आता है तो बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हथियार पड़े होते हैं और वो उसको करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पेपर से पहले अगर मैं आपको पेपर दे दूँ या गेस्ट पेपर दे दूँ, मैं कह दूँ भाई ये 20 सवाल हैं, इस 20 में से 10 लाजमी आने हैं, वो आपके लिए आसान होगा बजाय कि आप पूरे 100 सवाल पढ़ो। तो वैक्सीनेशन भी यही है, वैक्सीनेशन पहले से बॉडी को तैयार कर देती है कि बेटा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और पहले से तैयार हो। ठीक है, और इन द केस में जब दोबारा इन्फेक्शन होगा, असल इन्फेक्शन होगा, तो हमारे पास पहले हथियार पड़े होंगे एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में, तो इजीली मामला हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, पोलियो, वुपिंग कफ, मीजल, मम्प वगैरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं और ये इफेक्टिव भी हैं काफ़ी ज़्यादा। ड्रग ट्रीटमेंट, इस टॉपिक में सभी बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे आगे बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी में जिसको हम कहते हैं शुआएं लगाते हैं कैंसर पेशेंट्स को। ठीक है, इसमें जो कैंसर का जो ट्यूमर सेल्स है उस पर शुआएं लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपके पास वो ट्यूमर श्रिंक कर जाता है और बाद में उसको हम सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं उसकी। कीमोथेरेपी क्या है, अगेन कीमोथेरेपी में हम एंटी कैंसर केमिकल्स किए जाते हैं। ठीक है, अक्सर का रेडियोथेरेपी होती है, अक्सर का कीमोथेरेपी होती है, अक्सर का ये दोनों इकट्ठी होती हैं और उसके बाद सर्जरी भी होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए हम सबको कैंसर से या किसी भी बीमारी से। कीमोथेरेपी के अंदर हम एंटी कैंसर केमिकल्स डालते हैं, जिसकी वजह से बेटा जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, इसके साथ बेटा नॉर्मल सेल्स भी साथ रगड़े जाते हैं, ये भी मर जाते हैं। जीन थेरेपी एक नई आपके पास फिनोमिना है, नया मतलब कि पिछले कोई 20 सालों से चल रहा है ये। इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी का जीन उठाया, उसको होस्ट में डाला और उसके बाद उसके सेल्स मतलब कि डार्क करना स्टार्ट किया और उसके जो बोन मैरो सेल्स होंगे वो नई चीज़ें वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जीन थेरेपी है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखते हैं, हाँ, जीन थेरेपी में दोबारा बता देता हूँ, आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन्स एंड इंसर्टिंग इनटू द होस्ट थ्रू द बोन मैरो, आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड ये दोबारा मैंने से ना ये गलत हुआ है, बस ठीक है, ये इधर तक ही था। हमने नॉर्मल जीन को आइसोलेट करना है और उसको होस्ट की बोन मैरो में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास जीन थेरेपी होगी। अब क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग से भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। क्लोनिंग सबसे पहले आपके पास डिफाइन है, क्लोन क्या होता है। क्लोन बेटा आपके पास एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोन। अब मैकेनिज्म क्या है, 2 तरह के मैकेनिज्म है क्लोनिंग के। एक आपके पास आगे अगर हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल है और एक आपके पास एग आपके पास आता है फर्टिलाइजेबल, इस तरह कुछ था। हाँ, ये इधर देखें क्लोनिंग और उसके मेथड्स आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। चलो हम अपने अपने टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा बेटा, क्लोनिंग के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एक फर्टिलाइज एग सेल से रिमूव किया जाता है और जोन सा सेल हमने क्लोन करवाना है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस उसकी जगह पर डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर उस जाइगोट को सूटेबल वूम में लगा दिया जाता है और जो नया इंडिविजुअल है वो आइडेंटिकल होगा कौन से, जिसका हमने न्यूक्लियस उठाया है। ठीक है, इसकी डायग्राम से ज़्यादा आएगी आपको समझ थोड़ी सी कि ये स्टोरी ऑफ डॉली ऐसा था कि आपके पास ये एग डोनर है, रिमूव का एग डोनर का एग सेल रिमूव किया और उसके बाद उसकी यून्यूक्लेशन कर दिया, मतलब कि इसमें से न्यूक्लियस क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। न्यूक्लियस कैसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा, आप इसको क्या कहते हैं, एक्सरेज देकर भी आप इसको कर सकते हैं या माइक्रो इंजेक्टर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसके बाद फिर क्या किया आपने, जोन से शीप को आपने क्लोन करवाना है, उसके सेल लिए और उसके सेल को किस में मर्ज कर दिया, डोनर के सेल के साथ। ठीक है, एक्चुअली इसका न्यूक्लियस कर दिया, उसके बाद उसको उसमें रखा, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट हुई और जो सर्गुलेट आपके पास था उसमें से डोली बनी और डोली एग्जैक्टली कॉपी किसकी थी, आपके पास फिन डॉर्सेट की। ठीक है, तो ये आपके पास सारे मामला चला। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक जगह से हमने पूरा
सेल लेना है और एक में से हमने उसका क्या लेना है, न्यूक्लियस लेना है, और उस सेल को वूम में प्लेस कर देना है, और उससे फिर बेटा जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो वूम वाली का नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिनसे हमने न्यूक्लियस यूज किया होगा। सेकेंड मेथड ऑफ क्लोनिंग बेटा क्या है, दूसरा क्लोनिंग मेथड भी है, इसको एम्ब्रियोलॉजिकल क्लोनिंग मेथड कहते हैं। अगर आपको एम्ब्रियो क्लोनिंग मेथड आ जाए या न्यूक्लियस क्लोनिंग मेथड आ जाए, दो अलग अलग है। न्यूक्लियस क्लोनिंग मेथड ऊपर वाला था, एम्ब्रियो क्लोनिंग मेथड ये है। एम्ब्रियो क्लोनिंग मेथड में आप फ्रंटल आइडेंटिकल ट्विंस बनाते हो। इसमें होता क्या है कि जब एक एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पर होता है, वहाँ पर उसको शेक किया जाता है, और इस तरह से बेटा हम उसको करते हैं कि वो जो जाइगोट है वो सेपरेट हो जाए, फिर वो 2 जाइगोट बन जाते हैं, फिर 2 जाइगोट आगे 2 बच्चे बनाएंगे, ठीक है, 2 एम्ब्रियो बनाएंगे। इस तरह से हम फार्म एनिमल्स में ये वाले काम करते हैं। सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो को हम सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जितने सेपरेट करेंगे उतने एम्ब्रियोज बन जाएंगे, ठीक है। ये जिस तरह ये डायग्राम है, अब हमने ये वाले देखना है, एक ही जाइगोट था और जाइगोट को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से, और ये एमसीक्यूज आता है कि ऐसे जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका जो प्लेसेंटा होता है वो शेयर्ड प्लेसेंटा होता है, और जो फ्रंटल ट्विन्स होते हैं उनका जो प्लेसेंटा होता है वो आपके पास सेपरेट प्लेसेंटा होता है। खैर वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ये 2 सेल स्टेज में मैंने सेल को सेपरेट सेपरेट कर लिया तो 2 सेपरेट बच्चे बन गए, लेकिन ये जेनेटिकली क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये भी आपके पास क्लोनिंग मेथड है। एनिमल से हम ज़्यादातर अब ये यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट बड़ा से आसान सा ही मामला है। इसमें से एक ही डेफिनेशन मेनली है आपके पास है, बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या है बेटा, रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमने एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हम अलगा को यूज़ करते हैं बायो ऑब्जॉर्प्शन के जरिए। इसके बाद बेटा हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में कितनी कितनी दफ़ा कौन कौन से हैं। जिस तरह पॉपुलेशन और कम्युनिटी वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 दफ़ा आया हुआ है, बायोम 1 दफ़ा आया हुआ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल 2 दफ़ा। ये सिर्फ लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर में से। बायोटेक्नोलॉजी और मालिकुलर बायोलॉजी आया हुआ है, कीमोथेरेपी आया हुआ है, रेडियोथेरेपी और जीन थेरेपी इकट्ठा आया हुआ है 2 दफ़ा। एम्ब्रियोनिक और ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, एम्ब्रियोनिक आपके पास कौन सी है, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग आपके पास कौन सी है। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग पहले वाली है, एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग ये बाद वाली है। पॉपुलेशन एंड देयर एट्रीब्यूट्स ये आपके पास आया हुआ है। आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ये 1 दफ़ा आया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी 1 दफ़ा आया हुआ है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक 2 दफ़ा आया हुआ है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग 4 दफ़ा आया हुआ है। बायो रेमेडिएशन 1 दफ़ा आया हुआ है। क्लोनिंग और उसके मेथड्स अगेन ये वही वाले हैं, इसमें बस आपने नाम लिखने हैं। और ये आपका एक नया चीज़ हो गया, एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग होती है और एक आपके पास ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग होती है। बायो रेमेडिएशन आया हुआ है, माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स आया हुआ है, इसके बाद फाइलेटिक लीनियज आया हुआ है, और एराज ऑफ बायोलॉजिकल पीरियड आया हुआ है। ये बड़ा पुराना है। एरा बायोलॉजिकल पीरियड आई थिंक 2016 में आया हुआ है, ठीक है। और फिर पैरासाइटोलॉजी एक आपके पास डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में पहले चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है, लाहौर बोर्ड में सिर्फ। तो इसके साथ बेटा हम ये अपना चैप्टर करते हैं, एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसके एमसीक्यूज अपलोड हो जाएंगे, और उसके बाद हम एक एक करके ना लॉन्ग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।